दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित की जा रही है पेट परीक्षा में। पेट परीक्षा के सिलेबस के बारे में देखेंगे कि इस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, उस सब्जेक्ट में कौन-कौन से टॉपिक हैं या सब टॉपिक हैं, इन सब के बारे में देखेंगे। और साथ ही साथ आप अगर यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित पेट एग्ज़ाम को अच्छे से या अच्छे नंबरों से क्वालीफाई करते हैं, तो आगामी कई प्रतियोगी परीक्षाएँ जैसे वीडियो का हुआ या लेखपाल का हुआ या अन्य अदर एग्ज़ाम आएँगे, तो वो उसमें आप उस फ़ॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल रहेंगे या योग्य रहेंगे। इस वजह से आप पेट परीक्षा को काफ़ी ध्यान से और अच्छी मेहनत से इस परीक्षा को पास करें और अपने सरकारी नौकरी के सपने को साकार करें। चलिए हम लोग देखते हैं पेट परीक्षा के सिलेबस को। सबसे पहले जान लेते हैं पेट का फुल फॉर्म क्या होता है? पेट का फुल फॉर्म होता है प्रीलिमिनरी एलिजिबल टेस्ट। क्या होता है? प्रीलिमिनरी एलिजिबल टेस्ट मतलब प्रारंभिक अर्हता परीक्षा। देखिए, अब चलिए हम लोग पेट के सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। देखिए, आपको ये जो सिलेबस दिया गया है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा यानी यूपी ट्रिपल एससी द्वारा दिए गए में आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी प्रीलिमिनरी एलिजिबल टेस्ट जो होता है पेट आपको कहा जाता है, ये आपका है प्रशासन द्वारा आयोजित पाठ्यक्रम। आपको ये देख लीजिए लिखा गया है पाठ्यक्रम। आपको ये जो भी जितने भी सब्जेक्ट या टॉपिक दिए गए हैं, ये आपको यूपी ट्रिपल एससी द्वारा कंडक्ट करा जा रही है पेट परीक्षा है, उसी का टॉपिक दिया गया है या उसी का सिलेबस दिया गया है। चलिए जान लेते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पेट का जो परीक्षा कराया जा रहा है, उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं या कितने क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। उसमें देखा जाए तो टोटल 100 क्वेश्चन है। प्रश्नों की संख्या कितनी होती है? पेट परीक्षा में प्रश्नों की टोटल संख्या होती है 100 क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अब चलते हैं देख लेते हैं कि ये परीक्षा कितनी देर की होती है या कितना देर की समयावधि की होती है। ये परीक्षा आपको टोटल 2 घंटे का समय मिलता है। आपको इस परीक्षा को या इस प्रश्न पत्र को सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 घंटे का समय होता है। 2 घंटे का समय का तात्पर्य आपके पास 120 मिनट का समय होता है। ये जो परीक्षा है इसका पूर्णांक जो होता है 100 अंक का होता है। पूर्णांक जो होता है 100 अंक का होता है। ये था आपका नॉर्मली या पेट संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। और आपके लिए एक खास सूचना बता दिया जा रहा है कि जो आगामी जो पेट परीक्षा होने वाली है, ये इसकी समयावधि 3 साल की होगी। मतलब आप अगर एक बार पेट परीक्षा पास कर ले रहे हैं, तो आपकी ये जो डिग्री होगी 3 साल के लिए वैलिड होगी। फिर उसके बाद 3 साल के अंदर जितने भी पेट से संबंधित फॉर्म या आएँगे, आप उसे फिल अप कर सकते हैं। चलिए हम लोग अब उसके सब्जेक्ट या उसके सिलेबस के बारे में देखते हैं। किस सब्जेक्ट से किस टॉपिक से कौन-कौन से क्षेत्र से क्वेश्चन आते हैं। चलिए सबसे पहला देख लेते हैं। सबसे पहले दिया गया है भारतीय इतिहास। आपको देखते हैं भारतीय इतिहास में इंडियन हिस्ट्री जिसे कहा जाता है, इंडियन हिस्ट्री कहा जाता है। इससे आपको 5 अंक के क्वेश्चन आएँगे। कितने अंक के क्वेश्चन? 5 अंक के क्वेश्चन आएँगे। इसके जो टॉपिक के जो भारतीय इतिहास का जो आपका सिलेबस दिया गया है, भारतीय इतिहास के अंदर जो सब टॉपिक में देखते हैं कौन-कौन से हैं। इसमें पहला दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता या आप कह सकते हैं इंडस सिविलाइजेशन। पहला टॉपिक क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा दिया गया है वैदिक संस्कृति। आपको वैदिक संस्कृति के बारे में जानना होगा आपके। उसके बाद तीसरा जो दिया गया है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध जीवन एवं शिक्षाएँ। आपको बौद्ध धर्म का उद्गम कहाँ हुआ था? बौद्ध धर्म की क्या विशेषताएँ हैं? बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है? बौद्ध धर्म से कितनी संगतियाँ हैं? बौद्ध धर्म का क्या मूल मंत्र था? इन सब के बारे में विस्तार से आप लोग पढ़ना है। और अगला जो दिया गया है जैन धर्म। जैन धर्म के बारे में आपको भी वही करना है। जैन धर्म के संस्थापक कौन? जैन धर्म महावीर जीवनी एवं शिक्षाएँ। आप जैन धर्म के जितने भी संस्थापक थे उनके बारे में भी एक सरसरी नज़र देख लेना होगा। फिर साथ ही साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस करना होगा महावीर स्वामी के ऊपर। महावीर की स्वामी के पिता का क्या नाम था? माता का क्या नाम था? उनका घर कहाँ था? वे किस वंश से संबंधित थे? साथ ही साथ उनकी क्या उनकी शिक्षाएँ थी? उनका क्या उद्देश्य था? और उनके क्या जैन धर्म से संबंधित कोई जैन संस्कृति हुई थी? इन सब के बारे में जानेंगे और उस समय कौन-सा शासक थे? इन सब के बारे में जानेंगे। और अगला जो टॉपिक दिया गया है मौर्य वंश। मौर्य वंश के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। इसमें सम्राट अशोक के बारे में, मौर्य वंश के सभी शासकों के बारे में भी देखेंगे। साथ ही साथ सम्राट अशोक के बारे में विस्तार से देखेंगे कि सम्राट अशोक का कार्यकाल कब से कब था? उनके पिता का नाम, माता का नाम और उनके द्वारा जितने भी अभिलेख कहाँ से कहाँ प्राप्त हुए हैं और कौन-कौन से अभिलेख हैं? उनके द्वारा किए गए कृत्य कार्यों के बारे में जानेंगे। इन सब के बारे में विस्तार से पढ़ना होगा आपको। अगला जो दिया गया है, तो अगला दिया गया है गुप्त वंश के बारे में। गुप्त वंश से भी संबंधित इसी तरह है। गुप्त वंश में आपको समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में विस्तार से देखना है। और अगला दिया गया है आपको हर्षवर्धन के कार्यकाल को देखना है कि हर्षवर्धन का कार्यकाल कब से कब तक था? उसके क्या कार्य किए गए? उनके द्वारा क्या-क्या कार्य किए गए? इन सब के बारे में जानेंगे। और अगला जो हमारा दिया गया है हिस्ट्री से संबंधित, अगला आपका दिया गया है राजपूत काल के बारे में जानेंगे। उसके बाद दिल्ली सल्तनत के कार्यकाल के बारे में जानेंगे। दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल कब से कब तक था? उसमें कितने शासक थे? कितने वंश थे? इन सब के बारे में जानेंगे। सबसे प्रतापी शासक कौन था?
उसके कौन-कौन से स्थापत्य कला थे, इन सब के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम लोग मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद मुगल साम्राज्य के बाद हम लोग मराठा साम्राज्य के बारे में देखेंगे उसी वक़्त। उसके बाद ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। हम लोग देखेंगे कि ब्रिटिश जो भारत में कब उनका आगमन हुआ था, उसके बाद उस समय कौन से लॉर्ड ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के बाद कौन-कौन से लॉर्ड गवर्नर बने और उसके साथ भारत में स्वतंत्रता संग्राम जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है 1857 की क्रांति के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति और ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में अभ्युदय। उसके बाद फिर अगला जो दिया गया है ब्रिटिश राज्य के सामाजिक आर्थिक प्रभाव। हमें इसके बाद देखना पड़ेगा कि ब्रिटिश राज्य का जब भारत में स्थापत्य हो गया, उसके बाद भारतीय समाज पर ब्रिटिश प्रभाव का क्या-क्या प्रभाव पड़ा, आर्थिक प्रभाव क्या था, राजनीतिक प्रभाव क्या था, सामाजिक था, कैसे था, इन सब के बारे में सविस्तार से पढ़ना पड़ेगा। और अगला दिया गया है भारतीय इतिहास से ही संबंधित दूसरा जो उसका टॉपिक दिया गया है, इसमें सब डिवीज़न करके 2 टॉपिक में डिवाइड किया गया है इतिहास का। अगला दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को क्या कहा जाता है? इंडियन नेशनल मूवमेंट। आपको देखिए इंडियन नेशनल मूवमेंट बताया गया, इसमें भी आपको 5 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला दिया गया स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। आपको जब देखेंगे भारत की आज़ादी के दौरान आज़ादी के समय उस समय जब प्रारंभिक स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष मतलब उस समय जब आज़ादी का हम लोग का जब बिल्कुल बज रहा था शुरुआती दौर में क्या-क्या प्रारंभिक आंदोलन कौन-कौन से हुए, इन सब के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ जो हमारा दूसरा टॉपिक दिया गया है स्वदेशी सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका। हम लोग स्वदेशी आंदोलन के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद महात्मा गांधी के बारे में, उसके बाद अन्य नेता जिन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में या भारत को आज़ादी दिलाने में अपने महत्वपूर्ण योगदान दिए, इन सब के बारे में जानेंगे। फिर अगला जो दिए गए हैं टॉपिक क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्रवाद राष्ट्रवाद का उदय। हम लोग देखेंगे जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए, उन्होंने भारत के विकास में, भारत को आज़ादी में कितना सहयोग दिया, उसके बाद उग्र राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ था। फिर विधायी संशोधन और ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। अगला टॉपिक दिया गया भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ होगा, इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, इन सब के बारे में जानेंगे। ये सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था। फिर अगला दिया गया आज़ाद हिंद फौज की गठन। आज़ाद हिंद फौज का गठन कौन किया था, कहाँ पे हुआ था। फिर उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में विस्तार से जानेंगे। ये था हमारा हिस्ट्री का। हिस्ट्री के टॉपिक को 2 डिवाइड में किए गए हैं। पहला भारतीय इतिहास दिया गया, दूसरा दिया गया था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में था। मतलब टोटल कहा जाए तो इतिहास से 10 क्वेश्चन आएँगे। अगला टॉपिक देख लेते हैं, अगला सब्जेक्ट कौन सा दिया गया है। अगला सब्जेक्ट आपका दिया गया है जियोग्राफी या भूगोल कहते हैं। इसमें जो पहला दिया गया टॉपिक के अंदर दिया गया भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल। हम लोग जानेंगे भारत के भौतिक भूगोल के बारे में और साथ ही साथ विश्व के भौतिक भूगोल के बारे में विस्तार से जानेंगे कि इसमें क्या-क्या क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। सबसे पहले दिया गया नदियाँ तथा नदियों की घाटी। आपको देखना है भारत के परिप्रेक्ष्य में भी कौन-कौन सी नदी है और घाटियाँ कौन सी है, साथ ही साथ विश्व के परिप्रेक्ष्य में भी आपको देखना है। भारत और विश्व के दोनों परिप्रेक्ष्य में देखना है। भू-जल संसाधन कौन-कौन से हैं, भू-जल संसाधन, उसके बाद पर्वत, पहाड़ एवं हिमनद के बारे में जानना है। साथ ही साथ मरुस्थल तथा शुष्क क्षेत्र के बारे में जानना है, फिर वन के बारे में जानना है, पढ़ना है। साथ-साथ खनिज संसाधन विशेषकर भारत में है। आपको जो खनिज संसाधन है, इसमें अधिकांशतः आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस भारत के क्षेत्र में करेंगे कि भारत के क्षेत्र में कौन से खनिज कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं, इन सब के बारे में। साथ ही साथ विश्व के बारे में भी करेंगे, लेकिन ज़्यादा फ़ोकस आपका भारत के बारे में रहेगा, जो आपका सीधा-सीधा सिलेबस में कहा गया है, विशेषकर भारत के बारे में। ये वाला देख लीजिए। और अगला जो दिया गया भारत एवं विश्व का राजनैतिक भूगोल के बारे में जानेंगे, जो भारत का राजनैतिक भूगोल या विश्व का राजनीतिक भूगोल के बारे में, साथ ही जलवायु और मौसम के बारे में जानेंगे, भारत की जलवायु कैसे है या अन्य देश की या अन्य महाद्वीपों की जलवायु कैसे है, इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। और अगला जो दिया गया है आपका अगला दिया गया है टाइम ज़ोन। आपको बताना है कि भारत में कितने टाइम ज़ोन है, याद करना है भारत में कितने टाइम ज़ोन है या क्या भारत में एक से अधिक टाइम ज़ोन है या विश्व में कितने ऐसे देश हैं जिसमें एक से अधिक है या कई टाइम ज़ोन है। साथ ही साथ है किस महाद्वीप में कितने टाइम ज़ोन हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। फिर अगला दिया गया है जनसांख्यिकी परिवर्तन का प्रवास। ये देखेंगे ये टॉपिक, फिर देखते हैं अब अगला सब्जेक्ट कौन-सा दिया गया है। अगला आपका सब्जेक्ट दिया गया है भारतीय अर्थव्यवस्था या इंडियन इकोनॉमी। आपका अगला टॉपिक दिया गया है या अब अगला सब्जेक्ट दिया गया है भारतीय अर्थव्यवस्था या इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में देखते हैं कि इसमें भी 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। 5 क्वेश्चन के या 5 अंक के आएँगे क्वेश्चन। पहला दिया गया है भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक का। आपको बताना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जब आज़ादी के उपरांत 1947 से 1991 के बीच में आपको देखना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जब भारत के आज़ादी के उपरांत उसके बाद 1991 तक की भारत की क्या-क्या योजनाएँ थी, क्या था, किस क्षेत्र में भारत उसमें प्रगति कर रहा था, इन सब के बारे में आपको देखते हैं। योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजना के बारे में बताना है, कि कितनी योजना आयोग बने थे, उनके योजना आयोग का कार्यकाल कब से कब तक था, पहला योजना आयोग क्या था, दूसरा इस तरह जितने भी योजना आयोग या पंचवर्षीय योजनाएँ आई हैं, उन सब के बारे में विस्तार से आपको देखना पड़ेगा। और अगला दिया गया है मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र। आपको बताना है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं या पढ़ना है। साथ ही साथ उसका विकास कैसे हुआ, क्यों हुआ,
उसके बाद निजीकरण कैसे हुआ, सार्वजनिक क्षेत्र में क्या-क्या योगदान हुआ। फिर अगला जो दे दिया गया है हरित क्रांति। ये हरित क्रांति आपको देखा जाए तो इकोनॉमिक क्षेत्र में भी आपका योगदान देता है। ये आपके क्वेश्चन आते हैं, साथ ही साथ हरित क्रांति आपका जो जियोग्राफी सब्जेक्ट होता है, उसमें भी हरित क्रांति से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। इस प्रकार इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, ताकि अगर हरित क्रांति से संबंधित इकोनॉमिक क्षेत्र के साथ-साथ अगर जियोग्राफी में भी आए तो उसको अच्छे से क्वेश्चन को करने के काबिल बन सकें। अगला दिया गया है दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड। आपको बताना है कि भारत में दुग्ध विकास का उद्भव कैसे हुआ, भारत में प्रति व्यक्ति दुग्ध दुग्ध का कितना कितना है, फिर उसके बाद ऑपरेशन फ्लड की ज़रूरत क्या पड़ी, इन सब के बारे में। क्या भारत में किसी अन्य देश या किसी अन्य विदेश या किसी अन्य देश के साथ दुग्ध विकास से या डेयरी फार्म से साझा किया गया है, या उसके विकास में कोई एमओयू किया गया है। और अगला जो दिया गया है बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं सुधार के बारे में देखेंगे कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों किया जाता है, इसमें बैंकों में रिफॉर्म की ज़रूरत क्या पड़ रही है, इन सब के बारे में देखेंगे। फिर अगला जो दिया गया है वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था। अब उसके बाद जो हमारा तो पहला जो दिया गया था टॉपिक 1947 से 1991 की भारतीय अर्थव्यवस्था, उसके बाद हमें दिया गया है 1991 के बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या-क्या था। फिर अगला जो टॉपिक दे दिया गया है हम लोग का, अगला टॉपिक दिया गया वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार। आपको बताना है कि जो 2014 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र में सुधार के ज़्यादा प्रयास किए गए हैं, क्या-क्या प्रयास थे। पहले दिया गया था कि 2014 के बाद भारतीय कृषि सुधार में किया गया, कृषि सुधार किए गए, उसके बाद ढांचागत सुधार किया गया, उसके बाद श्रम सुधार किया गया, फिर उसके बाद आर्थिक सुधार किया गया, फिर जीएसटी जीएसटी इन पाँचों में 2014 के बाद भारतीय सुधार किए गए। इन पाँचों को ध्यान से पढ़ना है, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी। अब देखते हैं अगला सब्जेक्ट क्या है। आपका अगला सब्जेक्ट दिए गए भारतीय संविधान। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, जिसे कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आपका सब्जेक्ट क्या है? भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें दिया गया भारतीय संविधान। आपको पहला दिया गया भारतीय संविधान के अंदर देखते हैं कि किन-किन पाठ्यक्रम से क्या-क्या दिए हैं। पहले दिया गया भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएँ। आपको बताना है भारतीय संविधान की क्या-क्या मुख्य विशेषताएँ हैं, कौन से जो इसमें दिए गए हैं शब्द हैं, कहाँ से लिए गए हैं, इसकी क्या विशेषता है, क्या ऐसी विशेषताएँ किसी अन्य देश में भी है, इन सब के बारे में विस्तार से देखेंगे। साथ ही साथ उसके बाद दिया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। आपको दिया गया है डीपीएसपी, भारत के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कितने हैं, किस अनुच्छेद से किन अनुच्छेद के बीच में, इन सब अनुच्छेदों को ध्यान से पढ़ेंगे। अगला दिया गया है मौलिक अधिकार और कर्तव्य। आपको अगला दिया गया है मौलिक अधिकार के बारे में जानेंगे, और उसके साथ कर्तव्य के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद अगला दिया गया संसदीय प्रणाली के बारे में। फिर अगला दिया गया है संसदीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। फिर अगला दिया गया है जिला प्रशासन के बारे में जानेंगे। उसके बाद स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं के बारे में जानेंगे। ये आपका था भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन के बारे में। इससे भी आपको 5 अंक के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला देखते हैं क्या दिया गया है, अगला सब्जेक्ट हमारा क्या होगा। अगला सब्जेक्ट आपका दिया गया है सामान्य विज्ञान या जनरल साइंस जिसे कहते हैं। इससे भी आपको 5 अंक के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला दिया गया है प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, दूसरा प्रारंभिक रसायन विज्ञान, तीसरा प्रारंभिक जीव विज्ञान। ये आपके जो प्रारंभिक जो है कहा जाता है जनरल साइंस, इसी वजह से इन्हें कहा जाता है। इससे तीनों सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, भौतिक से, रसायन से, जीव विज्ञान से। अब देखते हैं अगला सब्जेक्ट क्या है। अगला आपका सब्जेक्ट दिया गया प्रारंभिक अंकगणित। आपका प्रारंभिक अंकगणित जिसे कहते हैं एलिमेंट्री अर्थमेटिक्स। इसमें देखते हैं पहला जो टॉपिक दिया गया है पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव। फिर अगला दिया गया प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण दिया गया है। उसके बाद जो चौथा दिया गया वर्ग एवं वर्गमूल दिया गया है। उसके बाद घातांक एवं घात दिया गया है। फिर अगला दिया गया है औसत दिया गया है। फिर देखते हैं अगला क्या दिया गया है। अगला सब्जेक्ट आपका दिया गया है, इसमें जो सामान्य हिंदी या जनरल हिंदी कहा जाता है, इसमें भी आपको 5 अंक के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला दिया गया संधि से आएगा, विलोम शब्द के बाद पर्यायवाची शब्द आएगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द के लिए आएगा, फिर लिंग आएगा, फिर समश्रुति भिन्नार्थक शब्द आएंगे, मुहावरे लोकोक्तियाँ आएंगे, सामान्य अशुद्धियाँ आएंगी। अगला जो देखते हैं क्या दिया गया है। अगला दिया गया लेखक एवं रचनाएं, गद्य एवं पद्य। आपको बताना है कि कौन सी रचना किस लेखक की है, कौन सी कविता किस रचयिता की है, इन सब के बारे में आपको बताना होगा, या इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगला देखते हैं। अगला आपका दिया गया है सामान्य अंग्रेजी या जिसे कहते हैं जनरल इंग्लिश। इसमें आएगा अंग्रेजी व्याकरण। आपको व्याकरण से संबंधित बताना होगा कि क्या शुद्धि होगी, क्या होगी। फिर उसके बाद अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। आपको एक गद्यांश दिया रहेगा, उसमें आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे। इन क्वेश्चन को उन गद्यांशों में आपको ढूंढ के उसका सही उत्तर देना रहेगा। ये इंग्लिश के थे। अब हम लोग देखते हैं लॉजिकल एंड रीजनिंग के क्वेश्चन क्या-क्या आते हैं, किस टॉपिक से, जिसको कहते हैं तर्क एवं तर्क शक्ति, लॉजिक एंड रीजनिंग। पहला आएगा वृहत एवं लघु से आएगा, दूसरा फिर क्रम एवं रैंकिंग से आएगा, फिर तीसरा दिया गया संबंध से आएगा, चौथा दिया गया है समूह से भिन्न
को अलग करना आपको आएगा, फिर कैलेंडर एवं घड़ी से आएगा, कारक कारण एवं प्रभाव से आएगा, फिर कोडिंग डिकोडिंग से आएगा, संख्या में भी कोडिंग डिकोडिंग, फिर अक्षर में भी कोडिंग डिकोडिंग आ सकता है, फिर निगमात्मक तर्क अथवा कथन विश्लेषण एवं निर्णय से आएगा। ये आपका रीजनिंग के क्वेश्चन थे, इसमें भी आपको 5 अंक के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला देखते हैं क्या दिया गया है। अगला सब्जेक्ट आपका दिया गया है, ये कह सकते हैं समसामयिकी या जिसे करंट अफेयर कहते हैं आप। भारत में विश्व के परिप्रेक्ष्य में आपको करंट अफेयर देखना रहेगा, इससे 10 क्वेश्चन आएँगे। अगला जो हमारा टॉपिक दिया गया है, अगला सब्जेक्ट दिया गया है सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? जनरल अवेयरनेस। इसमें दिया गया है, ये देखा जाए तो अक्सर करके ये आपका जो टॉपिक दिया गया है, ये करंट अफेयर से संबंधित रहता है। इसमें आपको जानना होगा भारत के पड़ोसी देश कौन-कौन से हैं, इन सब के बारे में जानना होगा। साथ ही साथ उस देश की राजधानी क्या है, उस देश की मुद्रा क्या है, इन सब के बारे में जानेंगे। साथ ही भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं और कौन-कौन से उनके राज्य किन-किन राज्यों से लगते हैं, उनकी क्या-क्या राजधानी है और उनके राज्यपाल के बारे में भी जान लेंगे। साथ ही साथ भारतीय संसद जो आपको पॉलिटी में भी बताएगा, भारतीय संसद हो गया, राज्यसभा हो गया, लोकसभा हो गया, विधानसभा हो गया, विधान परिषद हो गया, इन सब के बारे में जानेंगे। फिर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, कौन-सा दिवस कब मनाया जाता है, उसकी थीम क्या होती है, अक्सर करके ऐसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फिर अगला दिया गया विश्व संगठन, उनके मुख्यालय आपको बताना है कि विश्व संगठन कहाँ है, उसका मुख्यालय क्या है, इन सब के बारे में। साथ ही भारतीय पर्यटन स्थल के बारे में भी जानना होगा। उसके बाद भारत की कला एवं संस्कृति, भारत की कला एवं संस्कृति क्या-क्या है, इन सब के बारे में जानेंगे। फिर अगला देखते हैं। अगला टॉपिक दिया गया है भारत एवं विश्व के खेल के बारे में, साथ ही भारत के अनुसंधान संगठन, भारत के अनुसंधान संगठन कौन-कौन से हैं, उनके कहाँ-कहाँ उनकी अवस्थिति है, इन सब के बारे में उनके क्या-क्या विकास हुआ है, इन सब के बारे में जानेंगे। और प्रसिद्ध पुस्तक और लेखक, कौन-सी पुस्तक किस लेखक की है, जो करंट में रहेगा वो क्वेश्चन पूछते हैं। ये थे आपके समसामयिकी के क्वेश्चन या आपको कह सकते हैं जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन थे। अगला देखते हैं क्या दिया गया है। अगला आपको दिया गया है पुरस्कार एवं विजेता। आपको वर्तमान में देखना होगा कि कौन-सा पुरस्कार किसे दिया गया है और उसके विजेता कौन रहे हैं। फिर अगला दिया गया जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ये जलवायु परिवर्तन अक्सर देखा जाए तो लगभग सभी सब्जेक्ट से टच करता रहता है, चाहे वो आपके जियोग्राफी हो, चाहे इकोनॉमी क्षेत्र से हो, चाहे करंट से हो, ये हर समय सभी सब्जेक्ट से इस पे ज़्यादा फ़ोकस करना है। फिर अगला जो टॉपिक दिया गया है अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण 2 गद्यांश में दिया रहेगा। आपको प्रत्येक गद्यांश में 5 प्रश्न दिए रहेंगे। ये ऐसा रहेगा कि जैसे आपको एक गद्यांश दे दिया रहेगा, उसमें आपको 5 क्वेश्चन रहेगा, आपको उन गद्यांशों में से आपको उन क्वेश्चन का आंसर ढूँढना रहेगा। ये आपके 10 अंक के रहेंगे। फिर अगला दिया गया ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण से 2 ग्राफ हैं। इस प्रकार जैसे अभी आपको ऊपर बताया गया, उसी प्रकार इसमें भी 2 ग्राफ दिया रहेगा, उसमें से आपको क्वेश्चन दिया रहेगा 10 अंक के। और अगला जो दिया गया है तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण से 2 तालिका है, इसमें भी वही दिया गया है, इसमें भी 10 क्वेश्चन आपको रहेंगे। अब सबसे खास बात जान लेते हैं कि ये जो टॉपिक अभी आपको बताए गए हैं, ये कहाँ से किस कक्षा से किस कक्षा तक की किताबों से आएँगे। ये देखिए आपको यूपी ट्रिपल एससी द्वारा सीधा आपको बता दिया गया, ये जो आपको पाठ्यक्रम दिया गया है, 1 से लेके 9 पर अंकित शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई स्तर पर राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद यानी एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित सीनियर सेकेंडरी स्तर तक होगा। आपका ये जो होगा 1 से लेके 9 तक के जितनी भी एनसीईआरटी होंगी, उन्हीं से संबंधित या उन्हीं की कक्षाओं से आधारित ये क्वेश्चन रहेंगे, उससे बाहर के कहीं क्वेश्चन नहीं रहेंगे। मान लेते हैं कि पेट का परीक्षा कैसे होता है, मतलब लिखित होता है या बहुविकल्पी होता है या वस्तुनिष्ठ जिसे कहते हैं। आपको इसमें बता दिए परीक्षा का प्रकार जो होता है, वस्तुनिष्ठ प्रकृति एवं प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न पे आधारित होगा। आपका जो क्वेश्चन रहते हैं कि बहुविकल्पी प्रश्न या वस्तुनिष्ठ प्रकार के रहते हैं। मान लेते हैं सबसे खास बात जो होता है प्रत्येक उत्तर गलत होने पर आपका अगर एक उत्तर गलत हो रहा था, आपको अंकों की 1/4 अंक की कटौती होगी। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हो रहा था, आपको 1/4 अंक काट दिया जाएगा। अगर आप 4 क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं, तो आपका 1 अंक काटा जाएगा। इस प्रकार ये आपके अंक था। अगर जिस किसी विद्यार्थी को या जिस किसी स्टूडेंट को ये पीडीएफ चाहिए, तो हम इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं या फिर आप उसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे, तो सबसे बेहतर रहेगा कि आप जब चाहें उस प्रिंट आउट को आप अपने सामने रख के पढ़ सकते हैं। ये जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण कारगर साबित होगा। इस प्रकार ये हमारा आज का टॉपिक था, जो हमने पेट परीक्षा से संबंधित जो सिलेबस था, उसके बारे में डिफ़ाइन किया है। आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय-बाय।